स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से करके आगे सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सोसाइटी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी माइनॉरिटी सेल के बैठक में बात कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि उनको एक सलाहकार ने आकर सलाह दी कि तुमको मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद राहुल गांधी ने दिया है जोरदार तरीके का करारा जवाब। दोस्तों बताएंगे क्या बोले हैं राहुल गांधी की वीडियो हो गया राहुल गांधी का वायरल दोस्तों। इसी के साथ में गुटबाजी करने वाले सारे पंजाब के नेताओं को 10 जनपद रोड तलब कर लिया गया है दोस्तों, यानी सोनिया गांधी के आवास पर सारे नेता मौजूद रहेंगे। बताएंगे क्या बड़ी कार्रवाई होने जा रही है पंजाब के अंदर। और चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर रात में 11:45 पर यानी लगभग पौने 12 बजे के आसपास भी जोरदार तरीके से जंतर मंतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए कांग्रेस जनता पार्टी के लोग। दोस्तों क्या धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है आंदोलन, और क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में एक बड़े व्यक्ति को लाकर पूरी तरीके से कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्र में एक तरफा क्लीन स्वीप करने जा रही है। दोस्तों एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को डंके की चोट पर मुस्लिम समाज के लोगों के अधिकार, सिख समुदाय के अधिकार, जैन समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यानी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था दोस्तों। एक मीटिंग बुलाई गई थी और ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर बने इंदिरा भवन के अंदर आयोजित किया गया था दोस्तों। इस बैठक के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी लोग मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि पार्टी के कई राज्यों के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी इस पूरे बैठक को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान जारी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझको सलाह दिया गया और कहा गया कि आपको मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल मत करिए, माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करिए। यानी अगर कहीं भी मुस्लिम समाज के ऊपर हमला हो रहा है तो आप ये मत बोलिए कि मुस्लिम समाज के ऊपर हमला हो रहा है, ये बोलिए माइनॉरिटी समाज के ऊपर हमला हो रहा है। और अगर कहीं भी मुस्लिम समाज के लोगों की प्रताड़ना का मामला सामने आता है, चाहे बुलडोजर चलने का मामला हो या फिर लिंचिंग का मामला हो, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल मत करिए, माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करिए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर बोला कि मैंने ये बोल दिया कि हम मुस्लिम समाज के लोगों के अधिकार की बातें करेंगे और अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के अधिकार की बातें करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैंने मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज के लिए उनके न्याय की बात करना बंद कर दिया और मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना ही अगर मैंने बंद कर दिया, तब तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति रहा ही नहीं, कांग्रेसी रहा ही नहीं। अगर मैंने मुस्लिम, सिख और जैन समाज के लिए उनके न्याय की मांग उठाना बंद कर दिया और उनके लिए मैं शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा, यानी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के न्याय की बात कैसे उठा सकता हूं और फिर मैं कांग्रेसी कैसे रह सकता हूं। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर बोला कि हमारे कार्यकर्ता हो या मैं हूं, हम लोग माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करके मामले पर बचने की कोशिश की जगह मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे और जहां भी न्याय की बात होगी वहां पर डंके की चोट पर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और बेहिचक किया जाएगा, बेधड़ किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सलाहकार आजकल जो देश की स्थिति है उस मामले को लेकर राहुल गांधी से बिल्कुल ये बात बोल रहे होंगे कि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल मत करिए। इसे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समर्थक पार्टी लगती है, लेकिन राहुल गांधी ने डंके की चोट पर बोला कि वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और सिख समुदाय के लिए सिख शब्द का इस्तेमाल करेंगे और इस पर बिल्कुल बैकफुट पर नहीं जाने वाले। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी होती है और खासकर जो नेता विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी और बड़ी होती है, और राहुल गांधी ने बयान देकर कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट मैसेज भेज दिया है कि पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर पंजाब के नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। और अब अगले होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 1 साल का टाइम बचा हुआ है दोस्तों, बल्कि उससे भी कम टाइम बचा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को गुटबाजी को दूर करके पंजाब में पूरी पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में 2 सर्वे करवाए जाते हैं, जो दोनों सर्वे के नतीजे सामने आते हैं दोस्तों, वो चौंकाने वाला सर्वे है। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी के द्वारा कराए गए सर्वे में कहा गया कि जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है उनको बदला नहीं जाना चाहिए, यानी राजा वड़िंग को ही कांग्रेस पार्टी को आगे करना चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि जो दूसरा सर्वे कराया गया कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के सर्वे में पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल देना चाहिए। ऐसे ही और भी कई तरीके के रिकमेंडेशन मिले दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 पर्यवेक्षकों को पंजाब भेज दिया ताकि ये पता किया जाए कि नेतृत्व किस तरीके से विस्तार किया जाए। यानी 3 बड़े पोस्ट है, इसमें से कौन सा पोस्ट किसको दिया जाए, चाहे एक प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट हो या फिर नेता विपक्ष का पोस्ट हो या फिर कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का मामला हो। तो ऐसे में दोस्तों इन तीनों पोस्ट को लेकर अब चर्चा चल रही है और मामला इतना आगे बढ़ गया कि अब कांग्रेस पार्टी ने सीधा गांधी परिवार के सबसे बड़े जगह यानी सबसे हाई प्रोफाइल एरिया में इनको बुला लिया गया है दोस्तों। यानी एक तो नहीं बल्कि सारे बड़े नेताओं को, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंगला के साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली तलब किया गया है दोस्तों। इन सब लोगों को 10 बजे यानी आज 10 जनपद रोड पर मौजूद रहने के लिए बोला गया है। यानी इनका सोनिया गांधी जी से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय कर लिया गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि पर्यवेक्षकों के द्वारा जो अपडेट दी गई है उसके आधार पर सोनिया गांधी इन सबको आदेश जारी करेंगे। कुल मिलाकर पंजाब के अंदर जो गुटबाजी जारी है दोस्तों, तो गुटबाजी को रोकने के लिए सीधा हाई कमान से आदेश
आया है, सोनिया गांधी की तरफ से आदेश आया है और जैसे ही सोनिया गांधी से मुलाकात करके ये लोग निकलेंगे वैसे ही तुरंत फैसला आ जाएगा कि कौन से पोस्ट पर किसको नियुक्त किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध लगातार जारी है। दोस्तों रात को लगभग 12 बजे के आसपास भी कांग्रेस जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद लोगों ने कहा कि संख्या तो काफी कम है लेकिन चलिए आंदोलन तो कम से कम हो रहा है और देश के अलग अलग कोनों के अंदर ये आंदोलन होता रहा है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया जा रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका को लेकर एक जबरदस्त तरीके का टारगेट किया है। दोस्तों टारगेट है कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र, यानी जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है दोस्तों। और जहां कम्युनल पॉलिटिक्स होगी आप लोग जानते हैं कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और सबसे ज्यादा सीटें भी वही पार्टी जीती थी। दोस्तों ऐसे में अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के सबसे कमजोर इलाके यानी कोस्टल कर्नाटका इलाके में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए डीके शिवकुमार लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में बीते दिन उन्होंने ऋषभ शेट्टी से मुलाकात की है। दोस्तों ऋषभ शेट्टी जो फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब है, ऐसे में कंतारा उनकी मूवी आई थी और उनकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ में। दोस्तों इसके बाद चर्चा चल रही है कि कोस्टल कर्नाटका को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है और क्योंकि ऋषभ शेट्टी कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र से आते हैं तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी से इनको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे दोस्तों। लेकिन ये बात तो तय है कि कोस्टल कर्नाटका का जो क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी डामाडोल है और बीजेपी को अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो कर्नाटका के हिंदुत्व की लेबोरेटरी जिसको बोला जाता है कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र को, वहां पर बीजेपी के लोग और ज्यादा इस तरीके की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कांग्रेस को पता है कि अगर कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र में पार्टी का दबदबा रहा तो पार्टी यहां पर मजबूती दिखाएगी और एक अच्छा खासा समीकरण तैयार किया जा रहा है। इसीलिए अब जो बड़े चेहरे इन क्षेत्रों के अंदर है उनको साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के अंदर पश्चिम बंगाल को लेकर जबरदस्त तरीके तनातनी चल रही है दोस्तों। ऐसे में पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिरकार अपने नेता और उपनेता का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे जुल्फिकार अली और उनके साथ में जो उपनेता होंगे वो मोहम्मद मोहताब शेख होंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 विधायकों को यह जिम्मेदारी दी है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जब ट्रंप मोदी साथ बैठे थे तब 3 बातें हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और उसके पूरे तंत्र पर निशाना साधा दोस्तों। और पवन खेड़ा कहते हैं कि 3 जो बड़ी बात हुई, पहली ये हुई कि अमेरिका ने यूएस के इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया, यानी भारत के शब्द यानी इंडिया के शब्द इंडो का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। दूसरा ये हुआ कि अमेरिका के नक्शे में पीओके को भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया। तीसरा ये हुआ कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने जुलाई 2026 के वीजा बुलेटिन में भारत के लिए EB2 और EB5 वीजा को बंद कर दिया है। तो ये भारत के ऊपर लगातार अमेरिका के द्वारा चोट पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन इसका जवाब दे पाए नरेंद्र मोदी सरकार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील के मामले को लेकर 23 जून को देश भर के किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। चडूनी ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के साथ साथ डेयरी क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बीजेपी सरकार की नीति साबित होती चली जा रही है। और दैनिक ट्रिब्यून से बात करते हुए उन्होंने विशेष बात करते हुए कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जानकारियां सामने आ रही है, ये चिंताजनक जानकारियां हैं। उनका कहना है कि भारतीय कृषि व्यापार और अमेरिकी कृषि उत्पादन के लिए अधिक खोल अगर दिया जाएगा तो ये साफ तौर पर हमारे देश के अंदर करोड़ों किसान की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा दोस्तों। और इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चलना शुरू हुआ था दोस्तों, जो अब अंतिम दौर में पहुंच रहा है। सवाल यह है कि ये जो नेगोशिएशन चल रहा है इसमें किस तरीके से कौन क्या दावा कर रहा है, क्योंकि जो स्थिति है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं डील को लेकर खुश नहीं है और अमेरिका चाहता है कि जल्दबाजी में डील किया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार पर लगातार दबाव बनाकर मामले को कहीं ना कहीं जैसे दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी बीते दिन सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के समारोह में पहुंचे दोस्तों। और राहुल गांधी उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और सारे वरिष्ठ नेताओं को एकजुट देखकर सभी लोग काफी खुश हुए दोस्तों। चाहे सुप्रिया सुले हो या फिर उनके परिवार के लोग हो, सब में एक खुशी देखने को मिली दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रिया सुले और एनसीपी एसपी के नेताओं के परिवार के कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होने के लिए गए थे, वरना राहुल गांधी ऐसे कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में यानी सुप्रिया सुले के कार्यक्रम में पहुंचे
पहुंचे थे, उनके बेटी के शादी के प्रोग्राम में पहुंचे थे दोस्तों। उसी कार्यक्रम में कई सारे और लोगों को देखा गया, जिसमें अंबानी अडानी भी दिखाई दिए थे। राहुल गांधी अमूमन इस तरीके की मीटिंग में नहीं जाते दोस्तों, लेकिन क्योंकि पवार परिवार के साथ उनके पुराने संबंध है और उनको बुलाया गया राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी इसीलिए गए थे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अगर दम है तो जहूराबाद से चुनाव लड़के दिखाए शिवपाल यादव, ये चैलेंज भेजा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने दोस्तों। इसके बाद अब जो अपडेट सामने आई है वो ये की भाजपा के नेता ओपी राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से अधिक सांसद टूट जाएंगे और बीजेपी में चले जाएंगे। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके चाचा शिवपाल यादव को जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की हिम्मत जुटानी चाहिए। ऐसे में शिवपाल यादव ने कहा था कि ओपी राजभर खुद अपना समीकरण नहीं बिठा पा रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकारों ने ओपी राजभर से सवाल पूछा। दोस्तों, मैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूं कि वो जहूराबाद से या तो खुद चुनाव लड़े या अपने चाचा को चुनाव लड़ाए। अखिलेश यादव कुल मिलाकर दोस्तों वो दावा कर रहे हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा काफी मजबूत है, यानी ओपी राजभर काफी मजबूत है और इनके हार की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। इस तरीके के जो दावे कर रहे हैं, इस पर इनको अलग अलग लोग जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे में ओपी राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी, लेकिन खुद की इनकी पार्टी टूट रही है और मुख्तार अंसारी के बेटे इनकी पार्टी से दूरी बना चुके हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं आधिकारिक तौर पर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर भाजपा के मंच पर जोरदार तरीके का बवाल हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि ये अपडेट जो सामने आ रही है, ये अपडेट मध्य प्रदेश के मेहर से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहां पर जिले के ताला मंडल में आयोजित एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान मंच पर बीजेपी के नेताओं के बीच में तीखी बहसबाजी देखने को मिलती है दोस्तों, जिसके बाद तोड़फोड़ किया गया और मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर लगातार तेज है दोस्तों। ऐसे में देखते ही देखते धक्का-मुक्की और हाथापाई तक मामला पहुंच गया दोस्तों। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि इन लोगों को कहीं कोई सीट नहीं मिल रही है। आप लोग क्या कुछ राय देना चाहते हैं दोस्तों, पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर रांची के अंदर क्रॉस वोट के कारण कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था दोस्तों, वो चुनाव हार गया, यानी प्रणव झा चुनाव हार गए। इस मामले को लेकर अब अलग अलग तरीके के प्रयास चल रहे हैं दोस्तों। कोशिश किया जा रहा है कि पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट रखा जाए और जो सबूत है उस आधार पर उन सारे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस पूरे मामले को लेकर पकड़े गए हैं दोस्तों। अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये की झारखंड के अंदर जो राज्यसभा के चुनाव के अंदर हुआ दोस्तों, इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बातचीत की गई है और फिर बाद में पता चला कि ये जो जितने भी विधायक आए हुए थे, इन सबसे चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक ने कहीं कोई क्रॉस वोट नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग एकजुट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता के नहीं जीत पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी ने कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया दोस्तों। इस कारण से सवाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टी से पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं पूछा जाना चाहिए, जिनमें से सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए दोस्तों। ऐसे में सहयोगियों के साथ बातचीत की जाएगी तो बैकडोर बातचीत की जाएगी, सामने तो खुलकर ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बगावत को रोकने की कोशिश की है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुझे और मेरे पिता को जान का खतरा है, तेज प्रताप यादव के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन पर अपनी तथा अपने पिता लालू यादव की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है दोस्तों। तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को सचिवालय पुलिस जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत के आधार पर आकाश यादव, उनकी बहन अनुष्का यादव और 6 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई और मेरे पिता लालू यादव अस्वस्थ हैं। ये लोग मेरी और मेरे पिता की हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया दोस्तों। शिकायत में नामजद लोगों में अनुष्का यादव का नाम भी शामिल है। तेज प्रताप यादव ने अपनी शादीशुदा स्थिति के बाद अनुष्का के साथ संबंध होने का दावा किया था दोस्तों। इस घटनाक्रम के बाद तेज प्रताप यादव के पिता लालू यादव ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से बाहर का रास्ता दिखाया था दोस्तों। इसके बाद एक बार फिर से उनका और अनुष्का के परिवार के बीच का संघर्ष देखने को मिला है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अजय माकन की टीम ने पंजाब संगठन से जुड़ी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की राजस्थान से विदाई तय है और पंजाब में अहम जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। रिपोर्ट में 70 से ज्यादा सीटों पर नेताओं की राय शुमारी की गई है और अजय माकन पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अध्यक्ष के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। यानी पूरी तरीके से सीरियस कैंपेन शुरू कर दिया गया है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने अब न्यायिक जांच के
आदेश दिए हैं। दोस्तों एनकाउंटर या मर्डर मामले को लेकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में ये एक बैठक बुलाई जा रही है, एक कमेटी गठित कर दी गई है दोस्तों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बिहार के अंदर जब जोरदार तरीके का दबाव इन लोगों पर बना तब जाकर ये मैदान में कूदे हैं दोस्तों। वो भी टीम गठन किया गया है, सस्पेंशन के ऑर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी परिवार के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करने की जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी या फिर ये एक मामला सीधे सीधे देश के अंदर, खासकर बिहार के अंदर इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि बाद में इसे दबाया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों कुछ इसी तरीके के हथकंडे का अपना इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं उनकी भी वापसी हो जाएगी, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि बिना किसी सोच विचार के तो ऐसा हुआ नहीं होगा और ये काफी गंभीर मामला है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर समाजवादी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है जो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। यानी वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने उन सारे लोगों को करारा तमाचा मारा है दोस्तों जो दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी टीएमसी और एनसीपी एसपी की तरह टूट जाएगी और शिवसेना की तरह टूट जाएगी दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है जो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूटे, फिर टीएमसी के लोग टूटे, फिर यूबीटी के लोग टूटे और एनसीपी एसपी के लोग टूटने की कगार पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर कुछ नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विचारधारा वाली पार्टी और विचारधारा वाली पार्टी हमेशा अपने विचारों को लेकर मजबूत रहती है। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए तो बीजेपी को हराने का सबसे बड़ा जिम्मा इसी समाज ने उठाया। तो दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर आएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर एक बार फिर से बाज नहीं आ रहे दोस्तों। इस बार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने जो बयान दिया है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने कहा था कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर इसे मजबूती से आगे बढ़ाकर भारत की राय रखी है। हालांकि दोस्तों किसी ने वो नहीं सुना जो शशि थरूर ने सुन लिया। हो सकता है कि शशि थरूर कुछ ज्यादा ही नरेंद्र मोदी की बातें सुन लेते हैं दोस्तों। आम जनता तो आज तक इंतजार कर रही है कि ट्रंप के सामने मोदी ने बोला हो कि हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे लोगों की जान ली जा रही है। हालांकि दोस्तों इस मामले को लेकर अलग ही तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन के द्वारा एक बयान दिया गया दोस्तों। इतामार बेन गवीर ने कहा कि लेबनान जलते रहना चाहिए, यानी लेबनान जो देश है उसमें आग लगे रहना चाहिए और यहाँ के लोगों के नरसंहार की बातें कर रहा है ये रक्षा मंत्री दोस्तों। ऐसे में सुरक्षा मंत्री को लेकर जयराम रमेश ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इजराइल के प्रति केंद्र सरकार का रवैया भारत के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को इजरायली मंत्री के द्वारा पूरे लेबनान को जलाकर राख करने की धमकी देने के बाद भारत की चुप्पी यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चुप्पी साधे जाने को लेकर कहा कि इसे देश के अंदर हितों का नुकसान पहुंचता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर में ईरान अमेरिका शांति समझौते का सावधानी के साथ में स्वागत किया जा रहा है, वहीं पर वरिष्ठ इजरायली नेता के बयान के बाद शांति और सुरक्षा को लेकर खतरा और ज्यादा मंडरा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है इजरायल को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति में होती है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी वाले इजरायल से जुड़े मामले को लेकर दोस्तों एक आलोचनात्मक पोस्ट तक नहीं करते और जयराम रमेश इसी बात पर निशाना भी साध रहे थे। साथ साथ दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की नई टीम का गठन कर दिया है दोस्तों। राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्होंने घोषित करते हुए कई सारे लोगों को जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने संगठनात्मक पुनर्गठन का फैसला लिया है दोस्तों और उन्होंने अपनी पार्टी में 8 उपाध्यक्ष 5 महासचिव और 6 सचिव नियुक्त किए हैं दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में पुनर्गठन किया गया है। पार्टी ने अब तक 23 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकतांत्रिक मूल्यों और संगठनात्मक पारदर्शिता के साथ के प्रति प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर दोस्तों 23 लाख अगर इनके कार्यकर्ता बन गए तो ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई 23 लाख वाला रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है, केवल हवा में तीर चलाया जा रहा है दोस्तों। जब जेपी वाले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर ये पार्टियां तो करेंगी ही करेंगी। आप लोग इस पर राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की पहचान और नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रहे बहस के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक विवादित बयान आता है दोस्तों। जिससे पता चल रहा है कि पूरे देश के अंदर विधायकों को सांसदों को तोड़ने का काम केवल एक व्यक्ति करता है, वो अमित शाह है और अमित शाह धीरे धीरे करके खुलकर आ रहे, जिससे पता चल रहा है कि अमित शाह ने ही पूरा षड्यंत्र रचा था दोस्तों। ऐसे में उन्होंने कहा कि शिवसेना को लेकर पहले यानी शिंदे का नाम लेकर पहले बोलना पड़ता था शिंदे गुट की पार्टी, यानी शिवसेना पार्टी का नाम लेने के साथ साथ शिंदे गुट बोलना पड़ता था, लेकिन अब वो गुट बोलने का काम भी खत्म हो गया है।
और केवल एक ही शिवसेना बची है जिसके नेता है एकनाथ शिंदे। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज की होगी फोरेंसिक जांच, एसआईटी को छेड़छाड़ का संदेह है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फुटेज है उसके अंदर भी बदलाव किया गया है और जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी दोस्तों। फोरेंसिक जांच होगी तो इससे मामला और ज्यादा खुलकर सबके सामने आएगा, लेकिन स्थिति काफी गंभीर है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पैसे की जमकर चोरी हुई है, आम जनता के पैसे को लूटा गया है। और जब बीजेपी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ इस मामले पर अलग अलग न्यूज चैनल वालों को हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा मत करिए, इसे अयोध्या और उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती है। सवाल यह है कि जो चीज वैध है वो दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है। और आप लोग इस पूरे मामले पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज पूरे देश भर के अंदर नीट का पेपर हो रहा है दोस्तों, एग्जाम कराया जा रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ सही तरीके से होगा, लेकिन बीते दिन नागपुर के अंदर एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था दोस्तों। जब उसको परीक्षा से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया तो एडमिट कार्ड में जो उसके सेंटर का एड्रेस था दोस्तों वो अबू धाबी का था, यानी अबू धाबी के एड्रेस को लेकर लोग चौंक गए कि आखिर नीट का जो एग्जाम वो भारत के अंदर होता है, आखिर विदेश के अंदर भी कैसे ये पेपर कराया जा रहा है। बाद में पता चलता है कि ये गलत तरीके से लिख दिया गया था। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का।